Motivation or demotivation is nothing. The only thing that matters is discipline. You are motivated and you are doing things which are expected out of you. Even if you are demotivated, you are doing things which has to be done. And this is what you need. Okay, discipline. That is the most important thing. Okay, so with this, let's start. हम लोग कर रहे थे पॉलिटी. सो आज जब हमारा पॉलिटी पूरा हो जाएगा, दिस इज़ द 15th वीडियो. हमने सारा चीज़ें देखी हैं अभी तक. दिस इज़ द ज़िद्दी बैच एफकेट के लिए जो हमने एक बार हम ब्रीफली देख लेते हैं हमने क्या क्या किया है. फिर हम जल्दी से आज कंप्लीट करेंगे इमरजेंसी, और फिर उसके बाद कुछ मिसलेनियस चीज़ें जिसमें हम सारा देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वगैरह हमने क्या क्या किया है. तो फर्स्टली पॉलिटी की हम बात करें तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हैं योर चार्टर एक्ट, ठीक है, काउंसिल एक्ट, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हमने देखा था, मोंटेगो चेंज फॉर रिफॉर्म्स, मोरलेमेंटो रिफॉर्म्स. देन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है दैट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिससे काफ़ी चीज़ें ली गई कहाँ पे, हमारे प्रीएम्बल में भी. सो दिस इज़ योर कॉमनल अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जिसकी हम बात कर रहे थे. एंड चार्टर एक्ट हमने देखा, हमने साथ ही बात की थी फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन रहे, फर्स्ट वाइसराय कौन रहे, फर्स्ट जो गवर्नर ऑफ बंगाल जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने, ठीक है, मद्रास बॉम्बे बंगाल का क्या इंपॉर्टेंस था, एंड ऑल ऑफ दैट. सो बिफोर दिस द नेम ऑफ द प्लेलिस्ट इज FCAT 2024. So if you are preparing for your FCAT exam, then this is the best thing for you. Even if you are preparing for CDS, NDSSC or other such exams, still this is going to be very very helpful for you, क्योंकि हमने सारी important चीज़ें देख ली हैं. दिस इज़ द मेन थिंग जो भी यहाँ से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं. साथ ही हम ये गेम चेंजर करेंगे जिसमें जो फेवरेट है FCAT फेवरेट्स आई कॉल इट, तो उसमें आपको सारे ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो मोस्ट प्रोबेबली मिलेंगे आपको. बाकी दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर. स्ट्रैटेजी वाला जो वीडियो है उसमें भी आपको मिल जाएंगे जो टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो. तो हमने सारा किया था चार्टर एक्ट, उनके फीचर्स, काउंसिल एक्ट, ऑलराइट, साइमन कमीशन 1927, कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1919 में. देन बोला गया था 10 साल, बट सर जॉन साइमन के अंदर 1927 2 साल पहले ही आ गए. नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया. ओके. देन हमने इंटरिम गवर्नमेंट की बात की थी और इसमें पोर्टफोलियोज क्या क्या हमने किससे बोरो किया है, जिससे जनरली क्वेश्चन आता ही आता है. फिर हमने बात की थी राज्यसभा की एलोकेशन सीट्स का, राज्यसभा किस तरीके से अलग है, ठीक है. वन इज नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स, अदर इज द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स. तो कैसे दो अलग अलग कंट्रीज से लिया गया है वो. वन इज साउथ अफ्रीका, दूसरी कौन सी है आप बताना. पार्ट्स हमने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स देखे थे एंड उनके आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक हैं, पार्ट्स के क्वेश्चन आते हैं. शेड्यूल्स हमने देखे थे कि क्या है कि शेड्यूल में थोड़ा डिटेल में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो देयर वर 8, देन 12 प्रीएम्बल, और इसके की टर्म्स हमने किए थे थोड़ा, ठीक है, प्रीएम्बल के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. फंडामेंटल राइट्स एंड आर्टिकल 21 में क्या क्या चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो. DPSP देन हमने याद किया था SGL, दैट इज सोशलिस्ट गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल. आफ्टर DPSP हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की थी, क्या कौन कौन सी ड्यूटीज़ है. सरदार सोनी सिंह कमेटी बनाई कांग्रेस 1976 में. 42nd अमेंडमेंट एक्ट में एनफोर्स किया गया. 42nd अमेंडमेंट एक्ट में हमें मिल गया फंडामेंटल ड्यूटीज़, जिसने ऐड किया पार्ट 4A 51A, जिससे हमें मिल गया फंडामेंटल ड्यूटी. साथ ही हमने बात की है दिस इज़ नॉट फॉर फॉरेनर्स, दीज ड्यूटीज़ आर ओनली दी सिटीजन, हमारे लिए हैं बस ये इंडियन सिटीजन्स के लिए जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, फॉरेनर्स पे नहीं. फॉरेन अमेंडमेंट्स की हमने बात की थी. फर्स्टली 42nd जो कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहलाता है. देन 44th काफ़ी सारी चीज़ों को अंडू से हमने याद किया था. देन 73rd 74th पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़, साथ ही सेम क्या पार्ट 9A, ठीक है, हमने बात किया था. एंड शेड्यूल की भी बात की थी क्या 11th एंड 12th. 86 की हमने बात की थी अमेंडमेंट, और 101 दैट इज़ योर GST स्पेशल प्रोविजंस हमने देखे थे, और हम करने वाले थे सर इमरजेंसी एंड मिसलेनियस. बिफोर दिस फॉर ऑल योर करंट अफेयर न्यूज, ब्रह्मास्त्र इज द नेम ऑफ द बुक, जिसमें आपका पूरा ईयर का हो जाएगा 2023. एक ही बुक में बहुत ही सिलेक्टिव तरीके से बनाई गई है, जिसमें सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वेदर इट बी डिफेंस, नेशनल, इंटरनेशनल, योर इम्पोर्टेंट फोक फेस्टिवल, स्टेट फेस्टिवल, जो भी चीज़ें रहती हैं, GI टैक्स कहाँ गए हैं, कौन कौन से इंडेक्सेस हैं,
क्या उनमें रैंकिंग है डिफेंस के, स्पोर्ट्स के, योर इम्पोर्टेंट बुक्स, योर इम्पोर्टेंट डेट्स एंड थीम्स। ठीक है, नेवी डे, आर्मी डे, क्या थीम था इस बार, वेटलैंड डे कब होता है, क्या थीम था, ऑबिचुरीज, इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी का, बुक्स किसने लिखी। अब डेटा बहुत सारा है बट वो कंसाइज फॉर्म में इस तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है कि आपको जल्दी से याद रह पाए। ओके, so for this either you can join the telegram channel that is EDUAASTRA और you can contact जो ऐड आ रहे होंगे बुक का उसमें नंबर होगा, you can WhatsApp on that number या फिर you can use the comment section। बात करते हैं इमरजेंसी की, कहाँ दिया हुआ है आर्टिकल 352 से 360। 352 किसकी बात करता है, प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 सब्स्टिट्यूटेड द वर्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस। हमने लास्ट वाले वीडियो में बात की थी, इंटरनल डिस्टर्बेंस को रिप्लेस किया किससे, आर्म्ड रेबेलियन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 44th अमेंडमेंट में। और क्या प्रोविजंस हैं नेशनल इमरजेंसी के, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड थर्ड इज आर्म्ड रेबेलियन, जो कि पहले था इंटरनल डिस्टर्बेंस। ओके, सो हमने बात की, हमने जब राइट्स की बात की तब भी हमने बात की थी इमरजेंसी की कि कौन कौन से जो राइट्स हैं वो रहेंगे, कौन से नहीं रहेंगे इन द केस ऑफ इमरजेंसी। साथ ही जब आर्म्ड रेबेलियन की बेसिस पे हो रहा है, आर्म्ड रेबेलियन यूज़ हो रहा है, तब जो इमरजेंसी है उसे हम बोलेंगे इंटरनल इमरजेंसी। एंड जब वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन पे हो रहा है तो उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल इमरजेंसी। ओके, सो अब बात करते हैं इनका किस तरीके से अप्रूव किया जाता है। नेशनल इमरजेंसी की हम बात करें तो ओके, सो फर्स्टली विल डू दिस, आर्टिकल 356 इज अ स्टेट इमरजेंसी एंड 365 BC की बात करता है, वो हम देखेंगे क्या दोनों केसेस हैं। एंड 360 इज योर फाइनेंशियल इमरजेंसी। 352 एक चौका मारा, 356 एक और चौका मारा, 360। जिसे नहीं पता चौका क्रिकेट विराट कोहली। ओके, 4 352 + 4 इज 356, 356 + 4 इज 360। क्या है, NSF। NSF क्या है, नेशनल स्टेट एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। 352, 356 एंड 360। नाउ जब वो जो दोनों हाउसेज हैं पार्लियामेंट की, दैट इज लोकसभा राज्यसभा, उनके अप्रूव करने के बाद जो इमरजेंसी है वो कंटिन्यू होगी कितना टाइम, 6 महीने तक, और एक्सटेंड की जा सकती है इंडेफिनेट टाइम तक, पर हर 6 महीने में आपको क्या करना पड़ेगा, अप्रूव। अब मान लो ऐसा कुछ केस है कि जब वो टाइम चल रहा है अप्रूव का तब लोकसभा डिसॉल्व हो जाए, लोकसभा है ही नहीं, तब क्या होगा, तब चलता रहेगा यही, कंटिन्यू रहेगी इमरजेंसी। बट जैसी लोकसभा की फर्स्ट सिटिंग होती है, ठीक है, फर्स्ट सिटिंग ऑफ लोकसभा जैसी होगी तो उसके बाद 30 डेज के अंदर उन्हें अप्रूव करना होगा, वरना नहीं रहेगी इमरजेंसी। बट द कंडीशन इज जब तक लोकसभा डिसॉल्व है तब तक राज्यसभा को करते रहना है उसको अप्रूव मीन टाइम में, तभी रहेगी। ठीक है, नाउ सेकेंड थिंग इज जब हम बात कर रहे हैं अप्रूवल की, ठीक है, अप्रूव करने की जब हम बात कर रहे हैं तब क्या चाहिए हमें, स्पेशल मेजॉरिटी पार्लियामेंट में। स्पेशल मेजॉरिटी क्या हमने देखा था, 2/3 होना चाहिए। ठीक है, 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग। और हमने क्या देखा था, जो टोटल मेंबरशिप है उसका हाफ से ज़्यादा होना चाहिए, दैट इज अ स्पेशल मेजॉरिटी। बट जब हम डिसअप्रूव की बात कर रहे हैं, इसको हटाने की बात करें इमरजेंसी को, तब क्या चाहिए, तब हमें चाहिए सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, तब स्पेशल नहीं चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो डिसअप्रूव करने का चीज़ है, ठीक है, डिसअप्रूव करना है, अब हमें लग रहा है कि अब ज़रूरत है नेशनल इमरजेंसी की हटानी है, तो अकेले लोकसभा भी कर सकती है पास और इमरजेंसी हट जाएगी। पर जब पास करने की बात है तब दोनों हाउस चाहिए, लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा। ओके, बोथ द हाउसेज आर नीडेड जब हम बात कर रहे हैं अप्रूवल की, इमरजेंसी के। देन दो इम्पोर्टेंट आर्टिकल, एंड आर्टिकल 359। 358 क्या बताता है, ये डील करता है किससे, आर्टिकल 19। जब हम फंडामेंटल राइट्स कर रहे हैं तब आपको याद होगा हमने बात की थी कि आर्टिकल 19 ऐसे डिसॉल्व नहीं होता, जब आर्म्ड रेबेलियन पे है तब आर्टिकल 19 रहेगा, बट जब वॉर एक्सटर्नल एग्रेशन है तब नहीं रहेगा। ठीक है, हट जाएगा, मतलब इस पे भी
लग जाएगा, रिस्ट्रिक्ट करेगा आर्टिकल 19 को भी, पर आर्म रेबिलियन वाले केस में रहेगा। सो आर्टिकल 358 क्या है, ये डील करता है सस्पेंशन किससे, फंडामेंटल राइट्स के सस्पेंशन से, जो गारंटी करता है आर्टिकल 19। आर्टिकल 358 डील करता है जो भी राइट्स आते हैं आर्टिकल 19 में उनके सस्पेंशन से। क्या डील करता है आर्टिकल 358, एंड 359 किससे डील करता है, सस्पेंशन ऑफ ऑल दी अदर फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। ठीक है, 20 एंड 21 को छोड़ के जो बाकी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सस्पेंड करने की बात से कौन डील करता है, आर्टिकल 359 एंड 358। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस। हमने लास्ट में देखा ही था कि 44th अमेंडमेंट एक्ट में हुआ था 1978 में कि जो आर्म्ड रेबिलियन था वो ऐड हुआ, किसकी जगह आया, रिप्लेस किया उसने किसको, इंटरनल डिस्टर्बेंस को। अभी तक कभी इमरजेंसी हुई है, नेशनल इमरजेंसी, सो द आंसर इज यस। अब ईयर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईयर वाले क्वेश्चंस आते हैं एफकेट में। 1962, देन योर 1971 एंड 1975। 62 में क्या हुआ था, इंडो चाइना वॉर। 71 में इंडो पाक और मुक्ति वाहिनी, ठीक है, जो बांग्लादेश वॉर ऑफ लिबरेशन चल रहा था 1971 में। तो 62, 71 एंड इस टाइम पे क्या हुआ था, इमरजेंसी हैज़ बीन प्रोक्लेम्ड इस टाइम पे। नाउ और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की हम बात करते हैं। नाउ प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल ऑल्सो नोन एज स्टेट इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। ठीक है, स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं। अब मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले आर्टिकल 356 एंड 365। 356 क्या है, ये एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को इशू करने के लिए, प्रोक्लेमेशन लगाने के लिए स्टेट इमरजेंसी। कब, जब प्रेसिडेंट को लगता है कि देयर इज नीड ऑफ द स्टेट इमरजेंसी गवर्नर की रिपोर्ट के हिसाब से। बट इवन इफ गवर्नमेंट का रिपोर्ट नहीं है तब भी प्रेसिडेंट लगा सकता है अगर उसे लगता है ज़रूरत है। नाउ व्हाट अबाउट 365, सेंटर स्टेट को बोल रहा है कि भाई आपको ये काम करने हैं, ये चीज़ें आपको करनी है, कंप्लाई करना है इनके साथ, स्टेट वो नहीं कर पा रहा, तब भी सेंटर क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट लगा देगा क्या, यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल और स्टेट इमरजेंसी। दिस इज 365। नाउ जो प्रोक्लेमेशन है जो इम्पोज करता है प्रेसिडेंट रूल, ये पास होना चाहिए दोनों हाउसेस से 2 महीने के अंदर। लगा दिया आपने, ठीक है, अब 2 महीने के अंदर लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास होना चाहिए, अप्रूव होना चाहिए। नाउ अगर ये जो 2 महीने का टाइम है इसमें लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है तो क्या होगा, तो ये प्रेसिडेंट रूल रहेगा, स्टेट इमरजेंसी रहेगा, जब तक कि एक कंडीशन है क्या, जो राज्यसभा है उसको तो लगाना ही है, अप्रूव करना ही है, पर जैसी फर्स्ट सिटिंग होगी उसके बाद 30 डेज के अंदर अंदर क्या होगा, अप्रूव करना होगा। सेम एज द केस हमने पहले भी देखा था, अगर लोकसभा नहीं है नेशनल इमरजेंसी में तो भी 30 डेज के अंदर क्या करना था, अप्रूव करना था लोकसभा को फर्स्ट सिटिंग के 30 डेज के अंदर। ना इसी तरीके से 6 मंथ्स में एक्सटेंड हो सकता है, बट द मैक्सिमम ड्यूरेशन इज 3 ईयर्स, 3 ईयर्स से ऊपर नहीं। नाउ प्रेसिडेंट को जब लगे अब कंडीशन सही हो गई, रिवोक करना है वो कर सकता है, इसके लिए कुछ पार्लियामेंट से आपको नहीं चाहिए, सीधा प्रेसिडेंट ने बोला रिवोक करना है और रिवोक हो गया। नाउ आर्टिकल 360 दैट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसमें वही है, दोनों हाउसेस को आपने लगा दिया फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, पर दोनों हाउस लोकसभा राज्यसभा को अप्रूव करना है 2 महीने के अंदर। बट सेम केस अगर 2 महीने के अंदर अंदर लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है उस ड्यूरेशन में, तो वो होगा रहेगा इमरजेंसी, बट कंडीशन इज राज्यसभा उसे अप्रूव करे, एंड जैसे ही लोकसभा का फर्स्ट सिटिंग हो रहा है उसके बाद तब प्रोक्लेमेशन विल सर्वाइव फॉर 30 डेज आफ्टर द फर्स्ट सिटिंग। अब इसके लिए फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए कोई मैक्सिमम ऐसा टर्म डिफाइन नहीं कर रखा कि इतना ड्यूरेशन होगा मैक्सिमम। सेकेंडली रिपीटेड जो एक्सटेंड करने के लिए आपको करना था नेशनल स्टेट इमरजेंसी में, वो चीज़ भी नहीं है। ओके, सो दिस इज इट अबाउट दी इमरजेंसी। ठीक है, इतना इज मोर देन इनफ, इससे बाहर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाउ प्रेसिडेंट, इलेक्शन की बात करते हैं। सो इलेक्शन जो होता है इसमें इलेक्टोरल कॉलेज होगा। अब इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन रहता है इसमें, सो द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा, इनके इलेक्टेड मेंबर्स, साथ ही इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ
स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली, जो भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं स्टेट की वो, साथ ही इलेक्टेड मेंबर्स किसके लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। अब मेरा इतना एम्फेसिस इलेक्टेड मेंबर्स पे क्यों है, क्योंकि नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होंगे, राइट। ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ही रहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में, नॉट दी नॉमिनेटेड मेंबर्स। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा राज्यसभा, दैट इज ए पार्लियामेंट। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वो, एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी के इलेक्टेड मेंबर्स। एलिजिबिलिटी शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, 35 ईयर्स मिनिमम एज, लोकसभा के मेंबर बन सकें, एंड सिटीजन ऑफ इंडिया। दीज आर दी कंडीशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है। साथ ही आपको एटलीस्ट 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स चाहिए एंड 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स चाहिए। नौ जिस भी दिन आप ऑफिस में एंटर कर रहे हो तब से 5 ईयर्स ये आपका टेन्योर रहेगा। यूएस के केस में कितना है, 4 ईयर्स। ओके, कितने टर्म तक आप रह सकते हो तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि कुछ लिमिट हो नंबर ऑफ टर्म्स पे। साथ ही इम्पीचमेंट की जब बात करते हैं, ठीक है, पूरा डिटेल में प्रोसेस के हम बाद में बात करेंगे आगे, पर अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इम्पीचमेंट में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के वो भी रहते हैं। ओके, एंड जो दिल्ली के थे और स्टेट लेजिस्लेचर थे ये नहीं रहेगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स दिल्ली के ये कोई नहीं रहेगा, बट पार्लियामेंट के नॉमिनेटेड मेंबर्स भी रहेंगे, एंड साथ में आपके इलेक्टेड मेंबर्स। ये इसी हम बात कर रहे हैं रिमूवल की, जब हम बात कर रहे हैं इम्पीचमेंट। देन कुछ पावर्स होती है प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग की, दैट इज पार्डन, कम्यूटेशन, रेमिशन, रेप्राइव एंड रेस्पाइट। सो पार्डनिंग इज पूरी तरीके से पार्डन कर देना, हटा देना कि अब गिल्टी नहीं हो भैया, आप पूरा सब आपको माफ हो गया। कम्यूटेशन इज एक फॉर्म जो आपको पनिशमेंट को मिली थी उससे कुछ दूसरी लाइटर फॉर्म का पनिशमेंट आपको दे दिया। फॉर एग्जाम्पल आपको कैपिटल पनिशमेंट थी, उससे आपको रेगुलर इम्प्रिजनमेंट दे दिया। रीमिशन, इसका मतलब बस ड्यूरेशन कम करना पर कैरेक्टर वही रखना है। जैसे रेगुलर इम्प्रिजनमेंट था 10 ईयर्स, उससे रेगुलर इम्प्रिजनमेंट हो गया 2 ईयर्स, दैट इज रीमिशन। रिस्पाइट मतलब कोई स्पेशल केस था उसकी वजह से आपका जो है पनिशमेंट है वो लेस कर दिया गया, लाइक प्रेगनेंसी है तो आपका जो ओरिजिनल पनिशमेंट था उससे आपको कुछ लेसर फॉर्म दे दिया गया। रेप्राइव मतलब स्टे लगा दिया गया है, अभी आप पे जो भी आप पे पनिशमेंट थी उस पर स्टे लगा दिया गया है, रोक दी गई है। नाउ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, जो कोर्ट मार्शल या मिलिट्री जो लगा रही है, जो प्रेसिडेंट है वो उसको भी पार्डन कर सकता है, ठीक है, प्रेसिडेंट। बट गवर्नर के पास भी ये सारी पावर्स हैं, बट गवर्नर कोर्ट मार्शल या कोर्ट जो दे रहा है उस पनिशमेंट को एब्जॉल्व नहीं कर सकता, उसे नहीं हटा सकता, पार्डन नहीं कर सकता, बट प्रेसिडेंट कर सकता है पार्डन कोर्ट मार्शल को भी। साथ ही अब डेथ सेंटेंस है तो प्रेसिडेंट उसको भी पार्डन कर सकता है, डेथ सेंटेंस को भी, पर गवर्नर पार्डन नहीं कर सकता डेथ सेंटेंस को। नाउ मैंने पार्डन पे क्यों एम्फेसाइज ऐसे किया है, क्योंकि पार्डन नहीं कर सकता पर दूसरे फॉर्म कर सकता है, जैसे रीमेशन या कम्यूटेशन ऑफ दी डेथ सेंटेंस कर सकता है गवर्नर भी, पर पार्डन नहीं कर सकता डेथ सेंटेंस। नाउ एक क्वेश्चन ये पहले भी आया है कई बार, क्या चीज़, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मतलब क्या है, इसमें कौन कौन है, लोकसभा, राज्यसभा, बस, नो, प्रेसिडेंट इज ऑल्सो देयर। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन कि प्रेसिडेंट होता है पार्ट या नहीं। सो द आंसर इज यस, पार्लियामेंट क्या है, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, दैट इज काउंसिल ऑफ स्टेट, हाउस ऑफ पीपल एंड प्रेसिडेंट। देन बिल्स की बात करते हैं, मनी बिल होता है, मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ऐसे बिल्स होते हैं। सो जो मनी बिल है ये ओनली कहाँ हो सकता है, लोकसभा में ही, और प्रायर रिकमेंडेशन होना चाहिए प्रेसिडेंट का, ठीक है, प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन होगा और लोकसभा में ही ओरिजिनेट होगा मनी बिल। एंड मनी बिल है या नहीं है इसमें डिसीजन जो लोकसभा के स्पीकर हैं उन्हीं का फाइनल होगा, वही बताएंगे कोई पर्टिकुलर बिल मनी बिल है या नहीं है। बाकी देयर इज अ प्रोविजन ऑफ जॉइंट सेटिंग, ठीक है, बिल किस तरीके से पास होता है इसकी हम बात करेंगे, दोनों हाउसेस में जाता है, किस तरीके से दोनों हाउसेस को पास करना पड़ता है, बट कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, डेडलॉक हो जाता है, ठीक है। तो डेडलॉक के केस में क्या है, फाइनेंशियल बिल और ऑर्डिनरी बिल,
इस केस में जॉइंट सिटिंग हो सकती है दोनों हाउस की, लोकसभा और राज्यसभा। बट मनी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इस केस में जॉइंट सिटिंग नहीं होगी। इसमें हो सकती है ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल। साथ ही जब जॉइंट सिटिंग होगी तो कौन उसका प्रेसिडेंट बनेगा, प्रिसाइड करेगा? सो चेयरमैन बन सकता है, नहीं बन सकता? तो ये आंसर इज नो। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा किसी भी कंडीशन में नहीं रहेगा। फर्स्ट इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी द स्पीकर ऑफ लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल। इफ इज नॉट प्रेजेंट तो डिप्टी स्पीकर। ये भी नहीं है तो चेयरमैन नहीं होगा, सीधा आएगा डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ओके, जॉइंट सिटिंग होगी, उसको कौन प्रिसाइड करेगा? लोकसभा का स्पीकर, स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर लोकसभा के नहीं है तो राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन। पर चेयरमैन नहीं करेगा क्योंकि चेयरमैन दोनों ही हाउस का पार्ट नहीं है, चेयरमैन पार्लियामेंट का पार्ट नहीं है। ओके, सो डिप्टी चेयरमैन करेगा प्रिसाइड जॉइंट सिटिंग को। देन देर इज वन कमेटी कॉल एस्टिमेट्स कमेटी। अभी मैं कहाँ से रैंडम, मैंने बोला मिसलेनियस वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम, तो रैंडम जो फैक्ट्स हैं वो सारे फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ। एस्टिमेट्स कमेटी, इसमें 30 मेंबर्स होते हैं। कई सारी कमेटी होती है पर जो क्वेश्चन आता है वो जनरली एस्टिमेट कमेटी से आता है। क्यों? क्योंकि यही कमेटी है जिसमें 30 मेंबर्स होते हैं और ऑल दी मेंबर्स आर फ्रॉम लोकसभा ओनली, राज्यसभा के नहीं सारे। वरना कमिटीज में ऐसे होता है कि सम आर फ्रॉम लोकसभा, सम आर फ्रॉम राज्यसभा। बट एस्टिमेट कमेटी में क्या है, 30 members, all are from Lok Sabha only. Then one is Committee on Private Members Bills and Resolution। इसमें 15 मेंबर होंगे लोकसभा से ही और ये लोकसभा में ही होती है। ठीक है, ओनली लोकसभा में ही होती है, राज्यसभा में होती ही नहीं। क्या नाम है? कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल एंड रेजोल्यूशन। ओनली लोकसभा में होता है, राज्यसभा में नहीं होती। देन जजेस की बात करते हैं। सो सुप्रीम कोर्ट कौन करता है? सो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। एंड जो सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का वो बनते हैं क्या? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन दैट हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड व्हाट इज द क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट जज की। सो फर्स्ट इज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, सेकंड इज ही शुड हैव बीन क्या? जज ऑफ अ हाई कोर्ट। ठीक है, फॉर 5 years और हाई कोर्ट इन सक्सेशन कितने साल के लिए? 5 साल। अदरवाइज व्हाट? 10 years के लिए एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट इन सक्सेशन कितने? 10 years के लिए। या फिर वन मोर कंडीशन इज देयर, दैट इज डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, 10 years एडवोकेट डिफरेंट हाई कोर्ट से, एक हाई कोर्ट में, एंड 5 साल जज हाई कोर्ट में या मल्टीपल हाई कोर्ट्स में, एंड सिटीजन ऑफ इंडिया। टेन्योर जब तक 65 years के होते हैं। रिमूवल प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी पे। नाउ हाई कोर्ट, so appointment of the judges of high court is by the president. Now qualification, first is same citizen of India, second is जुडिशियल ऑफिस को उन्होंने होल्ड किया हो 10 साल के लिए कहीं भी इंडिया में, 10 years के लिए जुडिशियल ऑफिस, या फिर 10 years के लिए एडवोकेट। ठीक है, हाई कोर्ट में एडवोकेट 10 years या डिफरेंट हाई कोर्ट्स में 10 years के लिए। बट ये जो डिस्टिंग्विश जूरिस्ट वाला पोर्शन है ये नहीं होगा हाई कोर्ट में। रिमूवल सेम, प्रूव मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी। टेन्योर जब तक 62 years के होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में 65 years एज होने तक और इसमें 62 years। नाउ देयर इज अ थिंग कॉल्ड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ओके, जो आपने मूवी देखी होगी
जॉली एलएलबी 1 और 2, ठीक है, दोनों में बात होती है इसकी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की। यूएस में ओरिजिनेट हुआ और इंडिया में कौन लाए? वी आर कृष्ण अय्यर एंड जस्टिस पी एन भागवती, और इसको क्लास एक्शन लिटिगेशन भी बोला जाता है। ये जो नाम है सारे भी इम्पोर्टेंट हैं, ये भी पूछ लेते हैं कि और क्या बोलते हैं। सोशल एक्शन लिटिगेशन भी बोलते हैं एंड सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन भी बोलते हैं। क्या क्या? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL, क्लास एक्शन लिटिगेशन, सोशल एक्शन लिटिगेशन एंड सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन। नेम इज VR कृष्ण अय्यर एंड जस्टिस PN भागवती। नाउ पूरा डिटेल में हम देखेंगे जब हम किसी और एग्जाम के लिए पढ़ेंगे। नाउ गवर्नर की बात करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये कि जो चेयरमैन होते हैं ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इनको अपॉइंट करेगा कौन? गवर्नर, ठीक है। चेयरमैन अपॉइंट करेगा गवर्नर, बट उन्हें रिमूव करेगा कौन? गवर्नर नहीं कर सकता, रिमूव कर सकता है प्रेसिडेंट। ओके, चेयरमैन ऑफ स्टेट्स पब्लिक सर्विस कमीशन अपॉइंट करेगा गवर्नर, पर रिमूव कर सकता है प्रेसिडेंट, गवर्नर रिमूव नहीं कर सकता, ठीक है। जो भी मेंबर्स हैं चेयरमैन है उन्हें गवर्नर रिमूव नहीं कर सकता, बस अपॉइंट करेगा। रिमूवल का काम किसका? प्रेसिडेंट। देन स्टेट पे चलते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर्स, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ 60 to 500। ऑल्दो कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे 60 से भी कम है पॉपुलेशन की वजह से। नाउ लेजिस्लेटिव काउंसिल जहाँ पे है वहाँ पे तो मिनिमम इज 40 to maximum is 1/3 of the strength of the legislative assembly. 1/3 of LALA is legislative assembly का 1/3 is the maximum and minimum is 40. Now legislative council में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, that is manner of election, क्योंकि डिफरेंट नंबर ऑफ पीपल आ रहे हैं डिफरेंट सेक्टर्स से। सो 1/3 आएंगे लोकल बॉडीज, म्यूनसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, इन सब से आएंगे कितने? 1/3 प्लस 1/3 1/3 लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स जो होंगे वो इलेक्ट करेंगे फ्रॉम द मेंबर्स हु आर नॉट द पार्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। देन 1/12 आर दी ग्रेजुएट्स, जो भी स्टेट में रह रहे हैं वो ग्रेजुएट्स। ये 1/3 क्या था? लोकल बॉडीज, म्यूनसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वगैरह। ये 1/3 क्या था? लेजिस्लेटिव असेंबली वाले जो इलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द मेंबर्स जो कि असेंबली का पार्ट नहीं है। 1/12 इज जो भी ग्रेजुएट्स हैं, प्लस 1/12 इज टीचर्स एंड नॉट लोअर देन स्टैंडर्ड इन सेकेंडरी स्कूल तक, ठीक है। टीचर्स की बात हुई 1/12। एंड लास्टली 1/6 जो कि अपॉइंट करेगा कौन? गवर्नर, जिनको प्रैक्टिकल नॉलेज होगी किसकी? लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट या सोशल सर्विस, ठीक है। इससे कौन? गवर्नर। सो इसका टोटल कितना आ गया? 1, ठीक है। 1/3 1/3 1/12 प्लस 1/12 इज 1/6 एंड 1/6 प्लस 1/6 इज 1/3। सो क्या हो गया टोटल? 3/3 दैट इज 1। किस किस से? 1/3 लोकल बॉडीज, 1/3 इज लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो कर रही है, 1/12 इज ग्रेजुएट्स, 1/12 इज टीचर्स, 1/6 इज गवर्नर अपॉइंट करेगा, ठीक है। लिटरेचर, साइंस, आर्ट, ठीक है, सोशल सर्विस, इन सब से। असेंबली का टेन्योर 5 years। लेजिस्लेटिव काउंसिल तो राज्यसभा की ही तरह ये कंटिन्यूइंग बॉडी, ऐसा नहीं कि डिसॉल्व हो सकती है, ठीक है। तो क्या होता है, एक मेंबर रहता है वैसे 6 साल, कैसे? 1/3 मेंबर्स रिटायर होते रहते हैं हर 2 साल में, 2 years में 1/3 मेंबर रिटायर होते रहते हैं, तो 6 years मेंबर रहता है, बट ये कंटिन्यूइंग बॉडी है। एज की बात करें तो काउंसिल के केस में 30 years, असेंबली के केस में 25। सेम इज द केस विद लोकसभा 25 years मिनिमम एज एंड राज्यसभा 30 years। देन वन मोर इम्पोर्टेंट फैक्टर इज यूपीएससी। चेयरमैन और जो मेंबर्स हैं उनका टेन्योर क्या होता है? या तो 6 years
या फिर जब तक 65 ईयर्स एज हो जाती है, ठीक है, 6 ईयर्स और 65 ईयर्स एज। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 315 से 323 पार्ट इसमें 14 में। और एक टर्म कंप्लीट होने के बाद फिर से रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, भले आप चेयरमैन हो या मेंबर हो। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के केस में दिस इज 6 ईयर्स टेन्योर या फिर 62 ईयर्स एज। ओके, आर्टिकल हमने देख लिया 315 to 323 पार्ट 14। और हमने एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखा था क्या, कि अपॉइंट करेगा कौन, गवर्नर, मेंबर और चेयरमैन को, पर रिमूव कौन करेगा, प्रेसिडेंट। देन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का सेम 6 ईयर्स और 65 ईयर्स एज। अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। एंड अटॉर्नी जनरल को भी कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। साथ ही जो अटॉर्नी जनरल है इसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या है, फर्स्टली सिटीजन ऑफ इंडिया, देन 5 साल या तो जज रहा हो हाई कोर्ट या हाई कोर्ट, डिफरेंट हाई कोर्ट्स का 5 साल, या 10 ईयर्स एडवोकेट हाई कोर्ट्स का, या फिर एक एमिनेंट जूरिस्ट, किसके ओपिनियन में, प्रेसिडेंट के ओपिनियन में, तब क्या हो सकता है, अटॉर्नी जनरल। देन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है एंड नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एक चेयरपर्सन होता है एंड 5 मेंबर्स, या तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा या जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। कौन, चेयरपर्सन। मेंबर, सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट, सर्विंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और 3 और लोग, जिसमें से एटलीस्ट एक जो होगी वो वुमेन होगी, जिसे नॉलेज एक्सपीरियंस है किसमें, ह्यूमन राइट्स में, विमेन। तो चेयरपर्सन 5 मेंबर, चेयरपर्सन इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर्ड, और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट 5 मेंबर्स में से एक सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, देन एक हाई कोर्ट का रिटायर्ड या सर्विंग चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का, एंड 3 और मेंबर जिसमें से एक वुमेन होगी। इसे एक्सपीरियंस होगा ह्यूमन राइट्स में। टेन्योर 3 ईयर्स और 70 ईयर्स एज, ठीक है, 70 ईयर्स एज और 3 ईयर जो भी पहले होता है। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन सेम है, 3 ईयर्स या 70 ईयर्स, बस डिफरेंसेस चेयरपर्सन और साथ में 2 मेंबर्स। कौन होगा ये, रिटायर्ड चीफ जस्टिस या जज ऑफ हाई कोर्ट। मेंबर्स, एक सर्विंग या रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज, जिसे कम से कम एज ए डिस्ट्रिक्ट जज 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज। एंड एक जिसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो या एक्सपीरियंस हो किसमें, ह्यूमन राइट्स में। नाउ सेम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तरह अपॉइंट गवर्नर करेगा, बट रिमूव कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट, ठीक है। किसमें, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन 3 लोग, एक चेयरपर्सन दैट इज चीफ जस्टिस जज ऑफ हाई कोर्ट, एंड साथ में 2 और लोग, जो कि क्या हो सकता है, चीफ हाई कोर्ट के जज वगैरह या फिर डिस्ट्रिक्ट जज, जिनको डिस्ट्रिक्ट जज के साथ 7 साल का कम से कम एक्सपीरियंस हो एज ए डिस्ट्रिक्ट जज, और दूसरा ऐसा जिसे एक्सपीरियंस हो ह्यूमन राइट्स का। ओके, सो दैट्स इट। हम अब कुछ चीज़ें और करेंगे, जैसे कि जो भी अभी तक प्रेसिडेंट्स रहे, पीएम्स रहे, ठीक है, साथ ही स्पीकर्स, फाइनेंस मिनिस्टर, ऐसी वाली सारी चीज़ें ये हम करेंगे। बट फेवरेट्स वाला जो एफकेट का हम फेवरेट्स करेंगे, गेम चेंजर वाला पोर्शन उसमें हम करेंगे, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस ऑड वन आउट में भी आते हैं। जो मैंने पहले ही बताया था कि 3 प्राइम मिनिस्टर के नाम दे दिए और एक प्रेसिडेंट का दे दिया फॉर्मर, और आपको ऑड वन आउट करना था, तो रीजनिंग एंड जीके मिक्स। ओके, सो ऐसे वाली जो पोर्शन है पॉलिटी का थोड़ा, ये हम करने वाले हैं एफकेट फेवरेट, दैट इज़ गेम चेंजर वाला जो वीडियो है उसमें। बाकी इस तक पॉलिटी पूरा हो गया है। इंग्लिश भी ऑलरेडी चल रहा है, इंग्लिश आपको मिलेगा, इडियम एंड फ्रेजेस इंग्लिश एक प्लेलिस्ट भी है,
एंड साथ ही प्लेलिस्ट एफकेट 2024 पे। ओके, सो दैट्स इट, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।